अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन और नाजरीन, आज हम बात करेंगे फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग पर। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फ़ॉरेक्स असल में निकला है फॉरेन एक्सचेंज से। इन दोनों का ये मजमूआ है फ़ॉरेक्स। इसे OTC भी कहते हैं, ओवर द काउंटर। मतलब इसका ये होता है कि एक बंदा कोई चीज़ सेल कर रहा है और दूसरा परचेज़ कर रहा है। कोई बेच रहा है और कोई ख़रीद रहा है, कोई सेल कर रहा है और कोई बाय कर रहा है। और ये काम नक़दो नक़द हो रहा होता है, इसमें उधार नहीं है। ओवर द काउंटर इसलिए कहते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ इंसानी तर्ज़ मुआशरत में तब्दीलियाँ आती हैं, वहाँ तर्ज़ मुआश में भी नए नए ज़रिए मुतारफ़ होते हैं। ज़ाहिर है, टेक्नोलॉजी हो, खेती बाड़ी हो, कोई भी चीज़ है उसके अंदर जिद्दत आती है। स्टॉक एक्सचेंज में आम आदमी की दिलचस्पी और रसाई के बाद फ़ॉरेक्स को मुतारफ़ करवाया गया। अगरचे फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा पुरानी नहीं, मगर ये सिर्फ बैंकों और मालियाती इदारों तक महदूद थी। इंटरनेट की आम आदमी तक रसाई के बाद फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के दरवाज़े भी आम आदमी के लिए खोल दिए गए। सैकड़ों ब्रोकर भी वजूद में आ गए। एक बटन दबाने से गैर मामूली आमदनी शुरू हो जाती है और मिलियन बनने जैसे पुरकशिश इश्तिहारात ने अवामुन्नास को बड़ी तादाद को अपनी तरफ राग़िब किया है। मुझे एक दोस्त ने बताया था, ग़ालिबन जुल्फ़िकार साहब हमारे मोहसन हैं और सीनियर हैं, वो कहते जी जब इंटरनेट नहीं होता था तो तब हम आर्डर जो है फ़ोन पे लेते थे अमेरिका से, ठीक है। तो बहरहाल अब क्या है, फ़ॉरेक्स की मुनासिब तालीम ना होने, रियल अकाउंट से पहले ना काफ़ी प्रैक्टिस और ना काफ़ी सरमाए और एक अच्छे ट्रेडर की खसूसियात पैदा ना करने की वजह से 90% लोग अपनी असल सरमाए से ही हाथ धो बैठते हैं। चनाचे आपकी रहनुमाई के लिए ये सारी गुफ्तगू और ये जो ऑडियो आपके सामने है और जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप अगर फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकें। हम इंशाल्लाह ये जो कोर्स है इस मकसद के तहत डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि जो भी ट्रेडिंग की दुनिया में गोताज़न हो और वो इस गहरे आबदार को लेकर ही इस गोताखोरी से बाहर आए। इनके जो बंदा भी ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग सीखना चाहता है, जब वो हमारे इस कोर्स को कर ले तो सीख ले या वीडियोज़ को सुन ले तो इस काबिल हो जाए कि वो ट्रेडिंग से अपना कारोबार कर सके और प्रॉफिट कमा सके। अब आते हैं फ़ॉरेक्स है क्या। अगर आपको कभी किसी गैर मुल्क जाने का इत्तेफाक हो तो एयरपोर्ट पर आपको करेंसी एक्सचेंज की दुकान नज़र आएगी। आप काउंटर पर जाते हैं तो आपको एक बोर्ड नज़र आता है, इस पर मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसियों के रेट लिखे होते हैं। आप रेट लिस्ट के मुताबिक रुपए देकर मतलूबा करेंसी हासिल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि एक करेंसी बेचकर दूसरी करेंसी ख़रीदते हैं। मुख्तसर ये कि इसे फ़ॉरेक्स कहते हैं। फ़ॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। एक अंदाजे के मुताबिक 6.6 ट्रिलियन डॉलर का इस मार्केट में लेन देन होता है, जबकि दुनिया के सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें रोज़ाना सिर्फ 22.4 बिलियन डॉलर का लेन देन होता है। तो कहा यह जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो न्यूयॉर्क, और उसके सामने पाकिस्तान की कराची की स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल एक छोटी सी मालूम होती है। और जो फ़ॉरेक्स एक्सचेंज है, फ़ॉरेक्स मार्केट है, इसके सामने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक इंतहाई छोटी महसूस होती है। यानी कि वैसे न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन जब फ़ॉरेक्स मार्केट के मुकाबले में उसे देखा जाता है तो यूँ लगता है जैसे फ़ुटबॉल प्ले ग्राउंड में एक फ़ुटबॉल पड़ा हुआ हो। यानी कि प्ले ग्राउंड से मुराद फ़ॉरेक्स मार्केट है और बॉल से मुराद न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन वो फ़ॉरेक्स के मुकाबले में, फ़ॉरेक्स मार्केट के मुकाबले में इतनी छोटी मालूम होगी आपको। तो इससे अंदाज़ा होता है
कि फॉरेक्स मार्केट कितनी बड़ी है। इससे आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा सकते हैं, कोई रुकावट, कोई पाबंदी नहीं है। अब देखना ये है कि फॉरेक्स मार्केट में आखिर किस चीज़ का लेन देन होता है। तो जवाब सीधा सा है कि करेंसियों का। लेकिन चूँकि आपका हकीकत में करेंसियों से कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं कि गूगल माली तौर पर मुस्तहकम है, एप्पल का शेयर है, फेसबुक का शेयर है, शानगी का शेयर है, कोई भी ले लें। जब आप देखते हैं कि इनकी कीमत बढ़ रही है तो आप गूगल के शेयर ख़रीद लेते हैं, शानगी के ख़रीद लेते हैं, फेसबुक के ख़रीद लेते हैं। तो आपने शेयर्स तो ख़रीद लिए, मगर आप गूगल, शान या एप्पल के मालिक तो नहीं बन गए। इस तरह फॉरेक्स में आप किसी करेंसी के सिर्फ शेयर्स ख़रीदते हैं, करेंसी के मालिक नहीं बन जाते। फॉरेक्स में बड़ी बड़ी करेंसियाँ दर्ज झैल हैं। USD है, अमेरिकन डॉलर है, ठीक है। इसको बिग या ग्रीन बुक या ग्रीन बुक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरो है, यूरोपीय यूनियन का है ये, और इसे फाइबर भी कहते हैं। और बड़ी बड़ी करेंसियों में JPY भी है, ये जापान की है, इसको येन कहते हैं। और GBP बरतानिया का है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। इसको केबल भी कहा जाता है। इस तरह है CHF, स्विट्ज़रलैंड का ये डॉलर है, इसे फ्रांक कहते हैं और स्वेजी भी कहते हैं। CAD कनाडा का डॉलर है, इसे हम कनेडियन डॉलर कहेंगे, और उनकी ज़बान में उसे लोनी भी कहते हैं। इस तरह AUD है, ये ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, इसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहेंगे और उसे लोकल ज़बान में आजी भी कहते हैं। जैसे हम इधर करेंसी है, हम इसे रुपया कहते हैं। ऐसे NZD ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड डॉलर है, और इसे KV भी कहती हैं। आप देखते हैं कि हर करेंसी 3 हरूफ पर मुश्तमिल है। बाईं तरफ के 2 हरूफ मुल्क के नाम, जैसे JP से जापान और Y से येन, ठीक है। तो दायां हर्फ करेंसी को ज़ाहिर करता है। मसलन NZD में NZ न्यूजीलैंड और D डॉलर को ज़ाहिर करता है। और ये याद रख लें, करेंसियों के अंदर जो ट्रेडिंग है हमेशा जोड़ों की सूरत में होती है। और जोड़े कैसे, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप एक करेंसी को ही नहीं बाय करेंगे, सिर्फ आप पाकिस्तानी करेंसी देंगे। और अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो USD ख़रीदेंगे। अगर आप बरतानिया जा रहे हैं तो आप GBP ख़रीदेंगे, ठीक है। तो आप उसके बदले पाकिस्तानी करेंसी देंगे। तो फॉरेक्स में जब भी ट्रेडिंग होती है तो एक ही वक्त में एक करेंसी को ख़रीदा जाता है, दूसरी को बेचा जाता है। मसलन यूरो USD, AUD USD, USD JPY वगैरह ट्रेडिंग ब्रोकर के ज़रिए होती है। करेंसी जोड़ों को या तो ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है। जो करेंसी ताकतवर होती है वो ख़रीदी जाती है और कमज़ोर करेंसी बेची जाती है। किसी करेंसी की ताकत या कमज़ोरी का अंदाज़ा इसके मुल्क की पैदावार, अफराते ज़र, रोज़गार जैसे अवामल से लगाया जाता है। करेंसी जोड़ों को 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। कुछ करेंसीज़ हैं जो मेजर कहलाती हैं, उनमें यूरो USD है, GBP USD है, USD JPY है, USD CAD है, USD CHF है, NZD USD है और AUD USD है। तो वो दोस्त जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, वो इन मेजर जोड़ों को अपनी डायरी पे लिख लें। उसके अलावा कुछ करेंसियाँ क्रॉस आ जाती हैं। क्रॉस उस करेंसी को कहते हैं जिसमें अमेरिकन डॉलर जो है वो ना हो, जैसे NZD JPY, CAD JPY, AUD NZD, EUR JPY और EUR GBP वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ करेंसियाँ हैं ज़ोटिक, ये इनमें तरक्की पज़ीर ममालिक की करेंसियाँ होती हैं। चूँकि मेरी वीडियो का मकसद आप लोगों को पहली वीडियो में तारफ़ देना है और तारफ़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा इल्म भी देना है, तो इसलिए ये चीज़ें मैं बताता चलूँ। बहुत से ट्रेडर जो एक अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते
कि एक्सोटिक जो करेंसियाँ हैं वो कौन से ममालिक की हैं। तो ये वो ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता नहीं हैं बल्कि तरक्की पजीर हैं। मिसाल के तौर पर USD SEK, USD और उसके बाद NOK USD, ZAR USD, SGD USD। ठीक है, इस तरह जितनी भी करेंसी हैं, जैसे HKD है हांगकांग का डॉलर है, SGD है सिंगापुर का है, ZAR साउथ ईस्ट अफ्रीकन रांड है, NOK नॉर्वेजियन क्रोन है और DKK डेनमार्क क्रोन और SEK स्वीडन क्रोन, यानी कि ये उनकी करेंसियाँ हैं। अब आते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में साइज और लिक्विडिटी कितनी होती है। कराची या लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह को स्टॉक एक्सचेंज ख़ास मकाम और वक्त में लेन देन करते हैं, जबकि फॉरेक्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ज़रिए 24 घंटे पीर से जुमा तक जारी रहती है। आइए जायज़ा लेते हैं कि कौन कौन सी करेंसी ट्रेडिंग ज़्यादा होती है और कौन कौन सी करेंसी की ट्रेडिंग कम होती है। तो फॉरेक्स मार्केट में जो डॉलर है उस पे ट्रेडिंग 84.9 होती है, यूरो पे 39.1, JPY तीसरे नंबर पर आती है 19.0 और GBP 12 यानी कि 12.9, AUD 7.6, CHF 6.4, CAD 5.3 और इस तरह बाकी जितनी भी करेंसी हैं वो सारी मिला के 25% बनती है उनकी। तो इन चीज़ों से ज़ाहिर होता है कि पहले नंबर पर अमेरिकन डॉलर, दूसरे नंबर पर यूरो और तीसरे नंबर पर येन की ट्रेडिंग होती है। तो डॉलर जो है इन सब करेंसियों में इनका बादशाह है। अब डॉलर की इस कदर क्यों अहमियत है। पाकिस्तान में आज का डॉलर 169-170 के करीब चल रहा है और आज 20 सितंबर 2021 है। ठीक है, इस तरह पिछले साल अगस्त सितंबर में डॉलर बहुत अप था, ख़ास तौर पे गोल्ड की परवाह बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो डॉलर क्यों अप जाता है, ये एक सवाल है। तो उसकी वजह ये है कि अमेरिका की माशियत दुनिया की सबसे बड़ी माशियत है। तमाम ममालिक अपने रिज़र्व जो हैं वो डॉलर में रखते हैं। अब देखें, जितने भी करप्ट लोग हैं जो अपना सरमाया बाहर लेके गए हैं वो ज़्यादातर डॉलर में है। अमेरिका का सियासी निज़ाम सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है, सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है, तमाम मालिक की तजारत डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जो दुनिया के अंदर हम कारोबार कर रहे हैं, गली मोहल्ले में कारोबार कर रहे हैं, दुकान ओपन करते हैं, जनरल स्टोर बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके मुकाबले में फॉरेक्स बेहतर क्यों है। फॉरेक्स बेहतर इसलिए है कि फॉरेक्स में चंद खसूसियात ये हैं जो इसे दूसरे ऑनलाइन बिजनेस से और फिज़िकली बिजनेस से मुमताज़ करते हैं। जैसे नो कमीशन, फॉरेक्स में कोई क्लियरिंग फ़ीस, एक्सचेंज फ़ीस, गवर्नमेंट फ़ीस या ब्रोकर की फ़ीस नहीं होती। हाँ, करेंसी की ख़रीद और फ़रोख्त का फ़र्क होता है जो ब्रोकर वसूल करता है, जिसे बिड और आस्क कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के बैंकों में भी ये लिखा होता है, बिड और आस्क, यानी कि जब आपने डॉलर लेना है तो अगर डॉलर 170 का है, ठीक है, उसकी जो कीमतें फ़रोख्त है और जो आगे ख़रीद रहा है उसकी 170 नहीं होगी, उसकी 171 होगी। तो इस तरह ये जो फ़र्क है सिर्फ थोड़ा सा ये ब्रोकर लेता है। दूसरा, इसमें मिडल मैन कोई नहीं है। जैसे आप चीनी की एक गाड़ी मंगवाते हैं तो आपको किसी न किसी रेफरेंस से क्या होता है, वो पहले मिल से, फैक्ट्री से बड़े होलसेल के पास आती है, वहाँ से बड़े बड़े रिटेलर हैं या होलसेल दुकानदार हैं और वहाँ से फिर छोटे दुकानदार, फिर हमारे पास, इस तरह यहाँ मिडल मैन कोई नहीं है। आपकी हर ट्रेड जो है वो फॉरेक्स मार्केट में जा रही होती है और आप वहाँ पे डायरेक्ट सरमाया और प्रॉफिट ले रहे होते हैं, दरमियान में किसी के मरहूने मिन्नत नहीं होते। उसके बाद है ट्रेडिंग साइज़। फॉरेक्स में आप अपनी मर्ज़ी से सरमाया के मुताबिक ट्रेडिंग साइज़ इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद फ़ायदा क्या है, ये 24 घंटे चलती है।
फॉरेक्स मार्केट पीर को ऑस्ट्रेलिया के सुबह 8 बजे शुरू होती है और जुमे के वाले दिन न्यूयॉर्क की शाम तक खुली रहती है। तो आपको जब भी फुर्सत मिले रात को बिस्तर में लेट कर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर सफ़र में हैं और कहीं रुके हैं तब भी आप चार्ट को देख सकते हैं। और फिर इसमें मज़े की बात यह है, कोई इनफरादी तौर पर फॉरेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉरेक्स मार्केट इतनी बड़ी है कि कोई छोटा या बड़ा ट्रेडर इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। हत्ता कि कोई बैंक भी मार्केट को अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकता। और इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो है लीवरेज। लीवरेज की मिसाल ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर हो जिसे 5 आदमी भी हिला ना सकें, वही पत्थर एक आदमी लीवर की मदद से बासानी हरकत दे सकता है। ये लीवर का कॉन्सेप्ट हमें छोटी क्लासों में तस्वीरों के ज़रिए से भी पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो होता क्या है कि लीवरेज जिससे ये है कि अगर आप $50 आपके पास हैं तो आप $2500 की ट्रेड कर सकते हैं। $500 से $2500 की ट्रेड कर सकते हैं। $25,000 की, $500 से $25,000 की ट्रेड कर सकते हैं। मगर याद रखें कि लीवरेज दो धारी तलवार की मानंद होता है। बगैर मुनासिब मनी मैनेजमेंट के आपका अकाउंट मिनटों में उठ सकता है। अब मनी मैनेजमेंट क्या है ये हम अपने कोर्स में इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि लीवरेज बेसिकली किस ब्रोकर का कितना है और कितना रखना चाहिए। ठीक है, ये तारफ़ी वीडियो है। हम इस कोर्स को फ्रूटफुल करने के लिए अगली वीडियोस में सारी प्रैक्टिकली चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ठीक है, अभी वो लोग जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड कब करनी चाहिए। अमूमन तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो नए ट्रेडर होते हैं और पुराने भी ये गलती करते हैं कि बस जब मार्केट देखा कोई कैंडल ऊपर जा रही है तो उसे कर दिया बाय, जो नीचे आ रही है उसे सेल कर दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे ट्रेडिंग के लिए मौजूद होते हैं। मार्केट 3 सिमतों में चलती है, ऊपर, नीचे या साइड पे। जो साइड पे है उसको मैं अक्सर कहता हूँ ये मस्ततील की सूरत में चल रही होती है। मार्केट ऊपर या नीचे चल रही हो तो आप पैसा कमा सकते हैं, मगर मार्केट साइड में हो तो आप ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इनकी मस्ततील में चल रही है तो मस्ततील में चलने में ट्रेडिंग मुश्किल क्यों होती है कि वहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड बनाना होता है, या तो वो ऊपर को निकलेगी या वो नीचे को निकलेगी। तो इसलिए अगर वो साइड पे चल रही हो जिसको हम मस्ततील में कहेंगे, ठीक है, तो आपने करना क्या है, ट्रेड नहीं करनी। अगर ऊपर को निकल जाए तो बाय की ट्रेड करें, अगर नीचे को निकले तो सेल की ट्रेड करें। तो फॉरेक्स मार्केट को 3 बड़ी मार्केटों में तकसीम किया गया है जिन्हें सेशन भी कहा जाता है। और उसमें टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है। और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको इन सेशंस का पता होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक आपको इन सेशन के हवाले से बता दें कि कौन सा सेशन कब खुलता है और कब बंद होता है। तो इसका टाइम टेबल आप डायरी पे लिख लें। ये टाइम टेबल जो आपको बता रहा हूँ ये अप्रैल से अक्टूबर तक होता है। ठीक है, इनके मार्केट जोन जो है वो टोक्यो ओपन अगर होगी तो वो रात के 11 बजे होगी और टोक्यो जो क्लोज़ है वो सुबह के 8 बजे होगी। और इस तरह लंदन की जो मार्केट है वो ओपन सुबह 7 बजे होगी और लंदन क्लोज़ शाम 4 बजे होगी। न्यूयॉर्क को मार्केट जो है ये ओपन होगी रात 12 बजे और न्यूयॉर्क मार्केट क्लोज़ होगी रात 9 बजे। ठीक है, अब आते हैं नवंबर से मार्च तक का टाइम टेबल। ठीक है, अब नवंबर से मार्च तक जो है टोक्यो की मार्केट ओपन होगी 11 रात और ये क्लोज़ होगी 8 बजे सुबह। और लंदन की मार्केट ओपन होगी 8 बजे और लंदन क्लोज़ होगी शाम 5 बजे। यानी कि लंदन की मार्केट सुबह 8 बजे ओपन होके शाम 5 बजे क्लोज़ हो जाती। और न्यूयॉर्क जो है वो 1 बजे दोपहर, ठीक है, दोपहर 1 बजे वो ओपन होगी और उसके बाद 10 बजे रात को बंद हो जाएगी।
एक मार्केट के क्लोज होने और दूसरी मार्केट के ओपन होने को ओवरलैपिंग कहते हैं। पहले टाइम टेबल में टोक्यो 8 बजे क्लोज होता है जबकि लंदन 7 बजे ओपन होता है। इस 1 घंटे में टोक्यो और लंदन दोनों मार्केटें खुली होती हैं और ट्रेडिंग ज़ोरों पे होती है। इस तरह लंदन 4 बजे क्लोज होता है जबकि न्यूयॉर्क 12 बजे ओपन होता है। इन 4 घंटों में ट्रेडिंग ज़ोरों पर होती है। अब आपने देखा होगा कि फॉरेक्स में लोग पिप बोल रहे होते हैं। पिप मीन यहाँ पॉइंट्स हैं। अमूमन किसी भी करेंसी में अशारिया के दाईं जानब 4 हिस्से होते हैं। अगर 5वां भी हो तो उसे हम माइक्रो पिप कहेंगे, पिप नहीं कहेंगे, ठीक है। और अक्सर ब्रोकर के साथ चूँकि अशारिया के बाद 5 पॉइंट हैं तो जो न्यू ट्रेडर होते हैं तो वो आखिरी इंसाबी काउंट कर रहे होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ सिर्फ 4 डिजिट ही आप बोला करें, 5वें को बोल लें क्योंकि वो माइक्रो होता है। मसलन 1.3324 जब प्राइस 1 पॉइंट आगे बढ़ती है 1.3325 तो हम कहते हैं 1 पिप का इजाफा हुआ है। ट्रेडर्स अमूमन नफ़ा नुकसान का हिसाब पिप्स के घटने बढ़ने से लगाते हैं। हर ट्रेडर के पिप की वैल्यू अलग अलग होती है। किसी का पिप 1 सेंट का होता है, किसी का पिप $1 का, किसी का पिप $10 का होता है। मसलन एक ट्रेडर का पिप $10 का हो और उसे 5 पिप मिले तो वो $50 कमा लेगा। इस तरह मैं बताता चलूँ कि जो इंस्टा फॉरेक्स में इसमें अगर $1 से आप ट्रेड करते हैं, इसको स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं, तो 1 पिप करेंसियों के अंदर $1 का होता है। इस तरह एक्सनेस है, FBS है, कबाना है, ऑक्टा वगैरह है, तो इनके 1 पिप जो हैं वो $10 के होते हैं। यानी कि अगर $1 से आप ट्रेड करते हैं तो उसे $10 नफ़ा या नुकसान होगा। अब हम हर मार्केट का सेशन में पिप्स की औसतन मूवमेंट का जायज़ा लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ऑनलाइन सेशन तो है नहीं, लाइव चल रहा होता तो आपसे मैं मशवरा कर लेता कि चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल करेंसी का जो जोड़ा है ना यूरो USD, ये औसतन टोक्यो सेशन में 76 पिप्स अप डाउन होगा, ठीक है। लंदन सेशन में 114 और न्यूयॉर्क में 92 पिप्स अप डाउन इसका होता है। ऐसे GBP USD है, टोक्यो सेशन में 92, लंदन सेशन में 127 यानी कि 127 और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में 99। इस तरह बाकी करेंसियों का भी है लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और अगर फिर भी आपको ये चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे जहाँ पे आपके सवालात क्लियर किए जाएंगे और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको पहुँचाई जाएंगी। क्योंकि जितना भी गुफ्तगू में फॉरेक्स ट्रेडिंग का अहाता कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं प्यास, कहीं ना कहीं सवाल करने का चांस मौजूद होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती और हर जगह पे तगय्युर मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह हम आपके हर सवाल का जवाब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देंगे। तो जो टोक्यो सेशन है, सबसे पहले टोक्यो सेशन शुरू होता है। इसे एशियन सेशन भी कहा जाता है। जापान दुनिया में तीसरी बड़ी मुआशी कुव्वत है। जापानी करेंसी येन का फॉरेक्स में 16.50% हिस्सा है और येन 21% ट्रेड एशियन सेशन में होती है, ठीक। तो एशियन सेशन में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ जापान तक महदूद नहीं रहती बल्कि टनों के हिसाब से ट्रेडिंग सिंगापुर, हांगकांग, सिडनी और चीन वगैरह में भी होती है जो टोक्यो सेशन से मुंसलिक होती है। टोक्यो सेशन में बड़े हिस्सादार एक्सपोर्टर्स सेंट्रल बैंक होते हैं। याद रहे कि जापान और चीन की मईशत का बड़ा इन्हिसार एक्सपोर्ट पर है। इसके बावजूद फॉरेक्स का हुजूम बहुत कम होता है। बसाकात लगता है कि मार्केट ही बंद है। फिर भी एशियन पैसिफिक करेंसियों मसलन NZD USD AUD USD की मूवमेंट में काफ़ी तेज़ी आती है।
हुजम में कमी की वजह से मार्केट साइड पे चलती है, जो कि बाद में ब्रेकआउट का सबब बनती है और ट्रेडिंग के मौके बनते हैं। आमतौर पे जो एशियन है उसमें AUD, NZD और JPY इनमें ज़्यादा तेज़ी आती है और इन करेंसियों के अंदर हलचल और तूफ़ान ज़्यादा बर्पा होता है। जब एशियन ट्रेडर्स अपनी दुकानें बंद कर रहे होते हैं तो इस वक्त लंदन के ट्रेडर हजरात अपनी दुकानें खोलना शुरू करते हैं। यूरोप में और भी काफ़ी मालियाती अदारे हैं जो ट्रेडर्स की नज़रें लंदन मार्केट पर लगी होती हैं। तारीखी तौर पर अपने महल्ले वकूँ की वजह से लंदन हमेशा ताजों के लिए पुरकशी रहा है। ये बात भी हैरानकुन नहीं कि लंदन सेशन में 1 मिनट में हज़ारों फॉरेक्स ट्रेडर्स हिस्सा लेते हैं। फॉरेक्स में 30% ट्रेडिंग लंदन सेशन में होती है। नीचे दिए गए चार्ट से लंदन सेशन में पिप्स की औसतन मूवमेंट का अंदाज़ा आपको बताता हूँ। यूरो USD की औसतन जो है वो 83 पिप्स है, GBP USD 82 है, USD JPY 36 है। ये उन लोगों को फ़ायदा देंगी जो ट्रेडिंग के लिए मुखलस हैं, जो ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। वो ज़रूर कॉपी पेंसिल पकड़ेंगे और इन चीज़ों को नोट करेंगे। USD JPY 36 है। और दूसरा बताता चलूँ कि इसमें आप लोगों को ट्रेडिंग करते हुए ये भी पता चलेगा कि इस करेंसी में हलचल ज़्यादा होनी है तो आप उस पर ट्रेड ज़्यादा करेंगे। AUD USD 60 है और NZD USD 64, USD CAD 66, USD CHF 85, 58, यूरो JPY 80 और GBP JPY 102 102 पिप, ठीक है। AUD JPY 86 और यूरो GBP 40। लंदन सेशन जो है इसकी क्या वजह है कि इसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है। तो मोहतरम ट्रेडर्स, आपने जब ट्रेड करनी है तो आपने सारे सेशंस की टाइमिंग लिख के रखनी है या अच्छी तरह याद रखनी है। तो हम बात कर रहे थे लंदन सेशन की अहमियत की। लंदन सेशन टोक्यो और न्यूयॉर्क सेशन को ओवरलैप करता है, इसलिए ट्रेडिंग के हुजम और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। ज़्यादातर ट्रेंड लंदन सेशन में बनते हैं। तो आपने देखा है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जब मार्केट ट्रेंड में चल रही है, ऊपर को जा रही है तो बाई करते जाओ, नीचे को जा रही है सेल करते जाओ, और ट्रेंड बना हुआ है तो फिर पैसे दोनों हाथों से लूटो, ऐसी है ना। तो लंदन सेशन के दरमियान में तेज़ी कम हो जाती है क्योंकि ट्रेडर्स दोपहर के खाने के लिए चले जाते हैं और न्यूयॉर्क सेशन के शुरू होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। बसाकार लंदन सेशन के अख्ताम पर ट्रेंड्स वापसी का रुख इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अपने मुनाफे को लाग करके और ट्रेड्स को बंद कर देते हैं। अब जो बात करूँ ट्रेंड क्या होता है तो सब ट्रेडर्स जानते हैं, और जो पहली दफ़ा वीडियो को सुन रहे हैं, ट्रेंड 3 किस्म के हैं। ट्रेंड ऊपर को या नीचे को या साइड पे। साइड मतलब मुस्ततील चल रही है बराबर, यानी कि कैंडल कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे। और ट्रेंड ऊपर को जा रहा है का मतलब एक कैंडल ऊपर को गई, दूसरी फिर ऊपर को, तीसरी फिर ऊपर को, ऐसी डाउन को जा रही है तो एक कैंडल डाउन, दूसरी डाउन, तीसरी डाउन। तो 3 किस्म के ट्रेंड हैं, ठीक है। इनको ज़हन में रखना है। कौन से जोड़े हैं जिन पर ट्रेडिंग ज़्यादा करनी चाहिए। ये बड़ा सर खपाया है मैंने दोस्तों के साथ कि भाई हर करेंसी में पंगा ना लो, हर एक पे ट्रेड ना करो। कोई एक करेंसी पकड़ लो, कोई 2 पकड़ लो, सिर्फ गोल्ड को पकड़ लो, सिर्फ क्रूड ऑयल को पकड़ लो। जगह जगह पे सर ना मारो, सर फट जाएगा और मगज भी अंदर से निकल जाएगा। तो मार्केट के हुजम और तेज़ी की मुनासबत से मेजर्स जो जोड़े हैं ना, वो है GBP USD, यूरो USD, USD JPY, USD CHF। इसकी ट्रेडिंग बेहतर रहती है क्योंकि इनके स्प्रेड्स यानी करेंसियों की ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में फ़र्क कम होता है। आप क्रॉस करेंसियाँ मसलन यूरो JPY, GBP JPY वगैरह की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मगर इनमें स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो जो न्यू दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि स्प्रेड क्या है। स्प्रेड ये है, एक करेंसी को आप ख़रीद रहे हैं
और उसके बाद जब उसकी ट्रेड आपको मिल रही है, ख़रीदने और ट्रेड के मिलने के दरमियान का जो गैप है, जिसको बिड और आस्क बोलते हैं, उसमें फ़र्क ज़्यादा होता है। यानी कि इंस्टा के अंदर अगर यूरो यूएसडी का स्प्रेड 3 है और क्रॉस करेंसियों के अंदर 8 और 12 भी है, ठीक है। यानी कि 12 पिप तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, उसके बाद मिलता है। इसमें 7 या 8 है, उसमें 8 पिप तक प्रॉफिट नहीं मिलता, उसके बाद मिलता है। तो इस तरह इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। अब न्यूयॉर्क जब सेशन होता है तो उसके अंदर चंद काबिल ज़िक्र बातें हैं जो कि ट्रेडर्स नहीं जानते, और आप इसको अच्छी तरह ज़हननशीं कर लें कि न्यूयॉर्क सेशन के पहले चंद घंटों में लंदन सेशन के साथ ओवरलैपिंग की वजह से मार्केट में तेज़ी ज़्यादा होती है। ओवरलैपिंग क्या है जी? ओवरलैपिंग ये है, एक मार्केट बंद हो रही है 6 बजे, ठीक है, और दूसरी मार्केट 5 बजे ही ओपन हो गई है। अब 6 बजे तक तो पहली मार्केट चलेगी ना, तो दूसरी मार्केट भी 5 बजे ओपन हुई, तो 6 बजे तक 2 मार्केटें इकट्ठी चली। तो जो 5 बजे ओपन हुई है वो ओवरलैपिंग कर रही होती है। 2 मार्केटें जब इकट्ठी ओपन हो जाती हैं तो पूरे फॉरेक्स मार्केट के अंदर हलचल ज़्यादा होती है। न्यूयॉर्क की दूसरी खूबी यह है कि शुरू के चंद घंटों में अक्सर अहम नोयत की खबरें रिलीज़ होती हैं जो मार्केट पे असरअंदाज होती हैं। नंबर तीसरी खूबी क्या है? जुमे के दिन दोपहर के वक्त मार्केट सुस्त होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एशियन और लंदन मार्केट्स पहले से ही बंद हो चुकी होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ज़हन में रखें। कभी ऐसा नहीं भी होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फॉरेक्स में पैसे कैसे कमाया जाता है। जो मेन चीज़ है, जो फॉरेक्स में आने की मेन रीज़न बनती है, वो ये है कि फॉरेक्स में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो फॉरेक्स में किसी करेंसी को या तो ख़रीदा जाता है या फिर बेचा जाता है। मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी की कीमत है 1.3233, 1.3233 है यूरो यूएसडी की कीमत। आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यूरो की कीमत में इजाफा होगा। आप इस जोड़े को ख़रीदते हैं, चंद घंटों या चंद मिनटों बाद कीमत 1.3283 1.3283 हो जाती है। आप ट्रेड क्लोज़ कर देते हैं, आपने 50 पिप्स कमा लिए। अगर आपका एक पिप $1 का हो तो आपने $50 कमाए। इस तरह GBP USD की इस वक्त कीमत जब आपने ट्रेड लगाई है, फ़र्ज करें अगर 1.6187 है, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि पाउंड की कीमत गिर रही है। आप इस जोड़े को बेचते हैं, यानी कि सेल करते हैं। चंद मिनटों या घंटों बाद कीमत 1.6137 यानी कि 1.7137 हो जाती है, तो आप ट्रेड क्लोज़ कर देते हैं। आपने $50 कमा लिए अगर आपका एक पिप $1 का हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़हननशीं करते हुए इन चीज़ों को लिखते जाएं और इसका आपको फ़ायदा होगा। और ये भी याद रखें, फॉरेक्स मार्केट में जो पहले करेंसी होती है उसे बेसिक करेंसी कहते हैं और दूसरी को कोट करेंसी कहते हैं, ठीक है। और बाईं तरफ वाली करेंसी जो है वो बेस और दाईं तरफ वाली करेंसी को क्वांटर या कोट करेंसी कहा जाता है। ट्रेडिंग करते वक्त बेस करेंसी को बुनियाद बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर GBP USD अगर इस जोड़े को ख़रीदना हो तो GBP को ख़रीदा जाएगा, और अगर इस जोड़े को बेचना हो तो GBP को बेचा जाएगा, ठीक है। अब यह है कि ट्रेडिंग में किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, तज्ज़िया कैसे किया जाए, एनालिसिस कैसे किया जाए। एनालिसिस कितनी किस्म के हैं, ठीक है। एनालिसिस 3 किस्म के हैं और इनमें 2 बहुत अहम हैं। उन 2 में से फंडामेंटल और टेक्निकल, ये 2 एनालिसिस हैं। तीसरा होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस, वो बहुत एक्सपर्ट लोग करते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल और टेक्निकल, ठीक है।
फंडामेंटल एनालिसिस चंद मिसालों से आपको मैं समझाता हूँ। यूरो यूएसडी आप देखते हैं कि अमेरिका में बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है, या मजमूई पैदावार में कमी हुई है, या बरामदात में कमी हुई है। तो इसका मतलब है डॉलर कमज़ोर हुआ है। डॉलर कमज़ोर हुआ तो यूरो बेहतर हुआ, तो लामहला हम यूरो ख़रीदेंगे, यानी यूरो यूएसडी ख़रीदेंगे। अगर बेरोज़गारी में कमी हुई है, या मजमूई पैदावार में इजाफ़ा हुआ है, या बरामदात में इजाफ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है डॉलर मजबूत हुआ है। डॉलर मजबूत हुआ तो यूरो कमज़ोर, तो लामहला हम यूरो बेचेंगे, यानी कि यूरो यूएसडी बेचेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में यूरो यूएसडी शार्ट होंगे। ठीक है, इसको ज़हन में रखना है। और दूसरे एक और चीज़ है लॉट साइज़। ठीक है, फैक्ट्री वाले भी लॉट उठाते हैं, इस तरह भी लॉट होती है। लॉट जो है जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग की वैल्यू को ज़ाहिर करता है। 3 तरह की लॉट्स होती हैं। माइक्रो लॉट में 1 पिप 10 सेंट का होता है। इन ट्रेडिंग में आपको फ़ी पिप 10 सेंट का फ़ायदा होता है या 10 सेंट का नुकसान होता है। मिनी लॉट, इसमें 1 पिप $1 का होता है। इन ट्रेडिंग में आपको फ़ी पिप $1 का फ़ायदा होता है या $1 का नुकसान होता है। इस तरह स्टैंडर्ड लॉट, इसमें 1 पिप $10 का होता है, यानी ट्रेडिंग में आपको फ़ी पिप $10 का फ़ायदा होता है या $10 का नुकसान होता है। इसके बाद आते हैं ऑर्डर्स। कितनी किस्म के ऑर्डर हैं? मार्केट ऑर्डर, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली करके सिखाएंगे, लेकिन आपने इनका कंसेप्ट आज ही अपने ज़हन में बैठा लेना है ताकि अगली वीडियोस में प्रैक्टिकली सीखते हुए आपको समझ आ जाए। मार्केट ऑर्डर क्या है? मार्केट में मौजूद रेट में किसी करेंसी की ख़रीदो फरोख्त को मार्केट ऑर्डर कहते हैं। आपके प्लेटफार्म में जो करेंसी रेट ज़ाहिर हो रहे हैं, इन पर अगर कोई ट्रेड करते हैं तो इसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं। स्टॉप ऑर्डर क्या है? इसे पेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें मौजूद रेट से या तो ऊपर बाय किया जाता है या फिर मौजूद रेट से नीचे सेल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी की मौजूदा कीमत है 1.3070। आप चाहते हैं कि जब ये 1.3050 पे पहुँचे तो आप सेल करें। इसलिए या तो आप कंप्यूटर के सामने बैठकर इंतज़ार करेंगे या स्टॉप ऑर्डर लगा देंगे। जब प्राइस 1.3050 पे पहुंचेगी तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। ऐसे है लिमिट ऑर्डर, इसमें मौजूद रेट से नीचे बाय किया जाता है या मौजूद रेट से ऊपर सेल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी की मौजूदा कीमत है 1.3070। आप चाहते हैं जब ये 1.3020 पे पहुँचे तो आप बाय करें। इसके लिए लिमिट ऑर्डर लगा दें। जब प्राइस 1.3020 पे पहुँचेगी तो आपको बाय ट्रेड खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मार्केट है इतनी बड़ी है और सरमायादार का सरमाया इसमें डूब भी सकता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हर फॉरेक्स ब्रोकर आपको अपने प्लेटफार्म पर फ्री प्रैक्टिस की सहूलत मुहैया करता है ताकि रियल अकाउंट शुरू करने से पहले आप कोई ट्रेडिंग सिस्टम बना लें। आप समझ लें कि ट्रेडिंग किस तरह ओपन करते हैं, कैसे क्लोज़ करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस अकाउंट में कामयाब नहीं हो जाते, इस वक्त तक रियल अकाउंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। आज भी एक नौजवान मेरे पास आया था और उससे मैंने कहा कि आप डेमो अकाउंट 2-3-4 हफ्ते करो, तो उसका डेमो अकाउंट बनाए हुए आज पहला दिन है। ठीक है, आज मंडे है तो पहला दिन है। तो वो कहता है जी मुझे रियल अकाउंट बना दें और उसमें मैं 2-4 दिन के अंदर डॉलर डलवा के रियल ट्रेड करूँगा। तो उसे मैंने समझाया कि भाई ये काम ठीक नहीं है, पहले आप सीखें। कहता है जी मैंने सीख लिया, मुझे समझ आ गई है। तो जो ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि इसकी समझाने में तो साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। जो जितना संजीदा है, जीनियस है,
सेंसिटिव है, इसको सीरियस ले रहा है, उतने ही वो ज़्यादा सीखता है। इसमें क्या होता है, अगर आप डेमो पे सही तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप अपनी रियल ट्रेडिंग भी सही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है और इसमें सीखना इंतहाई ज़रूरी है। और जब तक इसमें काफ़ी प्रैक्टिस नहीं होगी, ट्रेडिंग सिस्टम आप एक तय नहीं करेंगे कि मैंने किस इंडिकेटर या किस पैटर्न पे ट्रेड करनी है। दूसरे नंबर पे डिसिप्लिन की अदम मौजूदगी होगी, मनी मैनेजमेंट नहीं होगी, तो ट्रेडिंग में कामयाबी नहीं होगी। लेकिन ये डिसिप्लिन क्या है, सिस्टम क्या है, प्रैक्टिस क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम आपके सामने रखेंगे। अभी भी ये चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये है कि इस कोर्स को ऐसा बनाया जाए कि वो दोस्त जो संजीदा मजाज हैं कम अज़ कम वो सीख सकें। और एक वीडियो में अगर सारी चीज़ें फिर हम डिस्कस करेंगे तो पहली वीडियो ही हमारी बड़े घंटों की हो जाएगी। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये बेरोज़गार, कम आमदनी वाले, बैंक या क्रेडिट कार्ड के मकरूज़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हरगिज़ नहीं। उसकी वजह ये है, अगर किसी ने किसी से पैसे पकड़े हैं, वो ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो उसे ट्रेडिंग सही आ भी रही होगी, लेकिन उसे ट्रेडिंग सही होनी नहीं। वजह, उसे परेशानी लगी रहेगी। ज़रा सी कोई ट्रेड अप डाउन होगी, वो कहेगा यार वो पैसे मैंने उसके पकड़े हुए हैं, वो तो मैंने देने हैं। तो आम तौर पे $400 तक अगर आपके पास बैलेंस है और अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप $10-15 एक ट्रेड में कमा सकते हैं। तो $10-15 अगर देखा जाए तो ये इस मार्केट में काफ़ी अच्छी अमाउंट है। हाल ही में एक दोस्त ने 1 लाख रुपए से काम शुरू किया और वो उससे पहले फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो आज उसने $50 का विड्रॉ लिया है और बड़ा हैप्पी घर को गया है। अब उसे समझाइए कि अगर ये मैं सही प्रॉपर तरीके से काम करूं तो फिर मैं इसमें अच्छी अर्निंग कर सकता हूं और जॉब से ज़्यादा इजी भी है। ठीक है। तो $400 अगर आपके पास हैं तो आप $10-15 डेली कमा लेते हैं, तो ये इनफ है। $10 का मतलब है 1600-1700 रुपया। और ट्रेडिंग करते हुए आप जानते हैं कि $10 के लिए बाज़ का आपको जस्ट चंद मिनट्स ही लगते हैं या 1-2 घंटे लग जाते हैं, और वो भी आप इजी, कोई बुनियादें नहीं खोदनी पड़ती, कोई कढ़ाई सर पे उठानी नहीं पड़ती, कोई पेंट को सिलाई नहीं लगानी पड़ती। जस्ट एनालिसिस करें, चिल रहें और मुनासिब ट्रेड का थोड़ा सा इंतज़ार करें और $10-15-20 कमा के निकल लें। 500 से $1000 तक अगर हूँ तो पार्ट टाइम आमदनी का इसे ज़रिया बनाया जा सकता है। ये मफरूज़ा भी गलत हो सकता है। फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए कुछ खुसूसियात का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाना और फिर उसके तहत ही ट्रेडिंग करना। ये अक्सर दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ मैं कि आप कोई भी स्ट्रेटजी एक बना लें, उसके मुताबिक ही ट्रेड करें, स्ट्रेटजीज़ को बार बार चेंज ना करें। ट्रेडिंग सेटअप का सब्र से इंतज़ार करना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेड कब करनी चाहिए। एक न्यू ट्रेडर से मैंने पूछा कि आपने आज पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं की, तो उसने कहा जी आज कोई ट्रेड बनती ही नहीं थी। तो बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी जामे, बड़ी एजुकेटेड, मोस्ट स्किल्ड पर्सन की ये बात नहीं थी, ये एक ट्रेडर की, और वो ट्रेडर जो बिल्कुल न्यू था उसकी बात थी। लेकिन बड़े बड़े ट्रेडर्स के मुंह पर तमाचा था। उसकी वजह क्या है कि वो बड़े बड़े ट्रेडर भी सब्र नहीं करते, ट्रेड का इंतज़ार नहीं करते, और वो क्या करते हैं कि वो ट्रेड पर ट्रेड लगाते रहते हैं और नुकसान होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक दुकानदार है और उसके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा कि वो अपने बिस्किट, चीनी, घी के पैकेट बाहर तो नहीं फेंकेगा, वो ग्राहक का इंतज़ार करेगा। और ऐसा नहीं करेगा कि ग्राहक नहीं आ रहा तो अपना नुकसान करना शुरू कर दे। ऐसे ही ट्रेडर्स है, अगर कोई ट्रेड नहीं बन रही तो भाई आप सब्र करें, पूरा दिन सब्र करें, 1-2 दिन सब्र कर लें,
जब ट्रेड बनेगी तो आपका 1-2 दिन का सब्र इंशाल्लाह वो सारा कवर हो जाएगा। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है अंगूर भी खट्टे और अप्रोच भी नहीं, और फिर सब्र का फल मीठा भी, बेसब्री का फल मीठा भी नहीं होता। तो मनी मैनेजमेंट पर अमल करना, मसलन कि अगर आपके पास $400 हैं या $500 हैं तो इंस्टा में रहते हुए 0.4 से बड़ी ट्रेड आपको नहीं करनी चाहिए। आप 0.2 से ट्रेड करें, इनकी 0.20 से, तो ये ठीक है। और आप अगर 2-4 ट्रेड से 10, 15, $20 बना लेते हैं तो ये नफ़ है। अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके साथ ही चिमटे रहें ट्रेडिंग सेटअप, और उसके अलावा ओवर ट्रेडिंग ना करें, लालच ना करें। एक टारगेट बना लें कि डेली इतने डॉलर बनाने हैं, और वो टारगेट जो है वो मुनासिब हो। इनके ऐसा नहीं है कि $1000 से जो है ना वो अकाउंट ओपन किया हुआ है और बंदा कहता है जी मैंने डेली $100 बनाना है, तो ये टारगेट उसका बड़ा टारगेट है। $100 के लिए पीछे डॉलर भी $10,000 होने चाहिए। अगर आप इन बातों पर अमल करें तो कम सरमाए यानी कि $300-400 से आप मुनासिब पार्ट टाइम इनकम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं तजज़िये या एनालिसिस क्या है। ठीक है, एनालिसिस करना इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले आप अपने आप से पूछते हैं कि चार्ट क्या बता रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, मार्केट ट्रेंड में है या साइड में है, बरतानिया में कोई बैंक रेट या मजमूई पैदावार या अफराते ज़र या बेरोज़गारी की शरह का आज ऐलान तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को चेकिंग करने को तज्जिया ना या एनालिसिस करना कहते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। एनालिसिस 3 किस्म के हैं, फंडामेंटल है, टेक्निकल है और सेंटिमेंटल है। ठीक है, पहले हम कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें ट्रेडर प्राइस की हरकत का जायज़ा लेता है, ये है टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में होती है वो ये है कि चार्ट जहाँ पे कैंडल्स अप डाउन हो रही होती हैं उसका वो बासानी से अंदाज़ा लगाता है कि माजी करीब में प्राइस किस लेवल पे थी, अब किस लेवल पे है, प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे, मार्केट ट्रेंड में है या साइड पे हरकत कर रही है। ये सारी चीज़ों को वो जब देखता है तो हम इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हम इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और उसके बाद यहाँ ये चीज़ भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि एक ही चार्ट को मुख्तलिफ ट्रेडर्स मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। मसलन एक ही चार्ट पर ट्रेड करने वाले कुछ ट्रेडर्स फ़ायदा उठा रहे होते हैं जबकि कुछ नुकसान उठा रहे होते हैं। मसलन यूरो USD को एक बंदे ने बाई किया है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे ने सेल किया तो उसका लॉस हो रहा है। प्राइस मूवमेंट को वाज़े करने के लिए इंडिकेटर्स चार्ट में डाउनलोड किए जाते हैं, इनका जिक्र बाद में इंशाल्लाह करेंगे। तो ऐसे है फंडामेंटल एनालिसिस। किसी करेंसी के मुल्की, सियासी, इक़्तिसादी हालात को मद्देनज़र रखा जाता है क्योंकि ये फैक्टर्स किसी करेंसी की मजबूती या कमज़ोरी का बायस बनते हैं और प्राइस की अप डाउन मूवमेंट का बायस बनते हैं। रोज़ाना किसी न किसी मुल्क के इस नोयत के ऐलानात होते रहते हैं। फॉरेक्स की मुख्तलिफ साइट्स पर इनके ऐलानात का हफ्ते का शेड्यूल मौजूद होता है, इसे कैलेंडर कहते हैं। और जितने दोस्त भी ट्रेड करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इस कैलेंडर को ज़रूर देखें, पढ़ें और समझें। और सबसे मरूफ जो वेबसाइट है वो है forexfactory.com। इसमें कैलेंडर के टैग को क्लिक करें तो कई दिनों का शेड्यूल आपके सामने आ जाता है। अब आते हैं जी एक और राज की तरफ। हाँ, ये बातें नोट करते जाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोनों एनालिसिस कौन सा बेहतर रहता है जी, दोनों की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। अगर फंडामेंटल एनालिसिस को सामने रखते हुए ट्रेडिंग की जाए तो मुनाफे के मौके ज़्यादा होते हैं। इसका आसान तरीका ये होता है कि ट्रेडिंग से कबल कैलेंडर को चेक कर लिया जाए। FMOC मीटिंग, बैंक रेट, नॉन
फार्म पेरोल वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरे अहम नोयत के ऐलान हो तो कम अज़ कम 1 घंटा पहले ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में दिलचस्पी पैदा करें। और मैं अक्सर दोस्तों को बात कर फॉरेक्स सेक्टर की वो टाइमिंग सेंड करता हूं, तो मैं ये भी करता हूं कि आपने इस दौरान ट्रेड नहीं करनी बल्कि मार्केट के अप डाउन को आपने चेक करना है और एंजॉय करना है कि मार्केट जो है कैसे अप डाउन छलांगे लगा रही है। ठीक है, अब आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। मार्केट के अंदर और फॉरेक्स मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंतहाई ज़रूरी है। प्राइस ऊपर जाए या नीचे सीधी लाइन में नहीं चलती बल्कि जिग जैग की तरह चलती है। कुछ मूवमेंट के बाद वापस एक ख़ास मकाम से वापस मुड़ जाती है, कुछ देर यहाँ रुकने के बाद दोबारा अपना सफ़र शुरू करती है। इस ख़ास मकाम को सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। इस बात को अच्छी तरह से दोबारा सुने और फिर इसको ज़हननशीं करें और ये तस्वीर में देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, फिक्स प्राइस लेवल नहीं होता। ऊपर कैंडलस्टिक के तारफ में शैडो के बारे में शक्ल से आपको बताया गया है। और जो ट्रेडर है ना, जो ओल्ड ट्रेडर हैं, वो तो लाइन खींच के भी अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन वो लोग जिनको लाइन खींच के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना नहीं आता, वो चुप करके गूगल से पिवट पॉइंट्स जो हैं वो डाउनलोड करें और उसे अपने ये फॉरेक्स चार्ट के अंदर ऐड कर लें। और जिसको ऐड नहीं करने आते वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे आ जाए, हम इंशाल्लाह उनको गाइड कर देंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में इस पे जो है ना डिटेल से प्रैक्टिकली काम करेंगे कि जापानी कैंडल स्टिक क्या है, लॉन्ग शैडो जो है वो क्या होता है, बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स कितने हैं और उनके हमें क्या फ़ायदे हैं, और इस तरह जो है डोजी क्या है, कैसी कैंडल होती है, और डोजी के साथ साथ जो है हैमर क्या है, और उसके बाद हैंगिंग मैन जो क्या है, डबल बॉटम क्या है, डबल क्रॉस क्या है, ओवर सोल्ड क्या है, ओवर बॉट क्या है, उसके बाद शूटिंग स्टार क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है। ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, तो इसका जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये वीडियोस क्योंकि काफ़ी बड़ी होती जा रही है और मैंने मुनासिब समझा कि 1-2 टॉपिक्स को अगली वीडियो में शामिल कर लिया जाए, तो मैं आखिर पे ये फिर कहूँगा कि 2-4 बातें मैं आपके सामने इनकी इसका ख़ुलासा जो है वो रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह ज़हननशीं कर लें। और ज़हननशीं करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि गलतियाँ कम होंगी। ठीक है, इसका ख़ुलासा ये है जी, अगर आपके पास $1000 हो तो इंस्टा फॉरेक्स पे ट्रेड करते हुए हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो हाईएस्ट वॉल्यूम $1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड लॉट जो है वो आपका 1 होना चाहिए। ये हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे आप 0.5 से यानी कि 0.50 से सेल बाई करते रहे तो ये बेस्ट है करेंसियों पर। और गोल्ड पर हाईएस्ट वॉल्यूम 0.5 होना चाहिए आपका। वैसे अब ये है कि 0.01 या 0.02 से ही ट्रेड करें तो बेस्ट है, लेकिन कभी ये अगर आपने छक्का मारना हो तो फिर आप 0.05 से ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपके पास है ही सिर्फ $100 तो इंस्टा फॉरेक्स में करेंसियों पर मार्केट करते हुए बड़े से बड़ा वॉल्यूम जो है $100 वाले अकाउंट पे 0.10 का होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है ये ज़रूरी होना चाहिए। मैं 2 दिन पहले एक डॉक्टर साहब को ये बता रहा था कि भाई एक नहर जो चल रही होती है ना, उसके अंदर से मुख्तलिफ खाले निकल रहे होते हैं, लेकिन नहर चलती रहती है।
एक खाला निकलता है, दो निकलते हैं, बहुत से निकलते हैं, लेकिन नहर के पानी में थोड़ी बहुत ही कमी के साथ ऐसा नहीं होता कि पूरी नहर ही खुश्क हो जाए। उनको बता मैं ये रहा था स्टॉप लॉस के हवाले से कि उसका फ़ायदा क्या है। मैंने कहा एक स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपने एक नहर से एक खाला निकाल दिया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे एक खाला एक नहर के पानी को सेपरेट अलग ले जाता है और नहर के पानी को नुकसान होता है, उसके हजम में उसकी मकदार में कमी आती है, लेकिन नहर को देखने वाला ऐसे देख रहा होता है कि जैसे नहर सही बह रही हो। ऐसे स्टॉप लॉस का कंसेप्ट जो है बड़ा अच्छा है। ये ऑटो लग जाते हैं। अगली वीडियोज़ में हम आपको ऑटो लगाना सिखाएंगे मोबाइल पे और कंप्यूटर दोनों पे इंशाल्लाह, कि स्टॉप लॉस जो है वो ऑटो कैसे लगते हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा हमारे जितने दोस्त हैं जो हमारे साथ ट्रेडिंग करते हुए अटैच हैं और जो न्यू ट्रेडर हैं जो पहली दफ़ा ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। उससे ये होता है 2, 4, 5, 10 डॉलर का नुकसान तो हो जाता है, मगर आपकी बाकी बहुत बड़ी अमाउंट सेव रहती है, ठीक है। बुलिंगर बैंड जो है इनका इस्तेमाल करें, मूविंग एवरेज है, और एक हम इंडिकेटर देते हैं मैजिक डॉट्स, जो लोग कंप्यूटर पे ट्रेड करते हैं फ्री हम दे रहे हैं। मैजिक डॉट्स क्या है, एक लाइट नीचे को जलती है नीली, और जब नीचे नीली लाइट जले चार्ट पे या ज़ाहिर हो जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट अप होगी। अगर रेड लाइट है वो ऊपर जले तो उसका मतलब है कि मार्केट डाउन जाएगी। और इंडिकेटर जितने भी हैं ये बनाए तो ट्रेडर्स के फ़ायदे के लिए जाते हैं, और बाज़ औक़ात इनके अंदर वो 100% रिज़ल्ट नहीं भी आते, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 100% अगर रिज़ल्ट लेने हैं, हमने इंडिकेटर भी लगाए हुए हैं, तो फिर हम क्या करें, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें, ठीक है। अगर एक ट्रेंड डाउन है तो आप उसके उल्ट बाय लगा के नहर के आगे या दरिया के आगे बंद नहीं बांध सकते। अक्सर ट्रेडर ये करते हैं, मार्केट डाउन जा रही है वो बाय कर देते हैं, लो जी हमने बाय कर दिया, अब ये यहाँ से वापस मुड़ेगी, मार्केट की जो कीमत है या उसका ट्रेंड है अब जाने लगेगा, हालांकि उसका ट्रेंड तो डाउन है। आपके बाय करने से वो ट्रेंड अप नहीं जा सकता, ठीक है। और जैसे पहले मैंने कहा, क्योंकि ये खुलासा रख रहा हूँ, अगर मार्केट मुस्ततील में चल रही है, साइड पे चल रही है, तो कभी ट्रेड ना करें, बल्कि ऐसा करें कि आप ट्रेंड के बनने का इंतज़ार करें, और ट्रेंड जब बनते हैं तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ट्रेडिंग करने से पहले करेंसी न्यूज़ लाजमी ज़ेन करें, यानी कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर यूएसडी की कोई न्यूज़ आनी है, रात के फर्द करते हैं 10 बजे और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं यूएसडी पे और यूएसडी की ही न्यूज़ आनी है, तो आप 9 बजे तक ट्रेड करके साइड पे हो जाएं, न्यूज़ के आने का इंतज़ार करें। अगर तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, न्यूज़ के आने से पहले ही आपको पता है कि ये डॉलर की कीमत बढ़ेगी या गिरेगी, तो आप ट्रेड पहले ही लगा सकते हैं, पेंडिंग आर्डर भी लगा सकते हैं। पेंडिंग आर्डर कैसे लगाया जाता है ये हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में भी दिखाएंगे और व्हाट्सएप पे भी गाइड करते रहेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्त नहीं होते हैं, उनके लिए मसला है। पेंडिंग आर्डर का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब मैंने लिमिट और मार्केट आर्डर, स्टॉप ऑर्डर ये आपको बताएं, तो बाकी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। उसके बाद क्या है, करेंसी न्यूज़ आपने ज़ेनशी कर लेनी है। कन्फर्म ट्रेड नज़र ना आ रही हो तो सब्र करें, एंट्री ना करें, ठीक है। और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका माहाना प्रॉफिट ज़हन में रखें। 1 लाख किया है तो उसका माहाना कितना बनता है, 10%। अगर आप इस कनात पसंद वाली परसेंटेज को ज़हन में रखते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तवक्को से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और टारगेट बनाएं, जैसे मैंने वीडियो के सेंटर में भी कहा, टारगेट अगर अचीव हो गया है तो आप ट्रेडिंग करना बंद कर दें। हाँ, कोई मुनासिब मौका और मिल रहा है किसी टाइम पे
तो आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि टारगेट के बाद ट्रेड करना गुनाह है, लेकिन ना करना ज़्यादा मुनासिब है। टारगेट बनाएं और उसके बाद उनका विड्रा लें और खाएं पिएं मज़े उड़ाएं। अगर कभी टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो परेशान नहीं होना। एक बंदे ने अगर $300 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है और उसने ये टारगेट बनाया कि डेली $10 मैंने कमाने हैं, लेकिन हुआ क्या कि उसने सारा दिन टाइम भी दिया, तवज्जो भी दी, सब कुछ किया, लेकिन डॉलर बने सिर्फ 3-5। तो परेशान नहीं होना। या ऐसा भी है कि आपने तो $10 कमाने थे, लेकिन हाथ से $10 दे बैठे, लॉस हो गया, तो फिर भी परेशान नहीं होना। अगले दिन अल्लाह आपको 20-30 भी दे देंगे इंशाल्लाह। और बाद लोग जो फॉरेक्स को जानते नहीं, वो कहते हैं जी या तो ਤੁਹਾਡੇ सारे आए तो या ਤੁਹਾਡੇ सारे गए। ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर नफ़ा नुकसान कुछ पॉइंट से होता है। ये नहीं है कि एक बंदे ने $1000 से अकाउंट बनाया तो $1000 उड़ गया, ऐसे तो नहीं होता। मैंने जैसे आपको मिसाल नहर की दी है, तो कोई ये नहीं कह सकता लो जी एक खाला नहर से निकालने से पूरी नहर ही खुश्क हो जाएगी या पूरी नहर ही खाले में चली जाएगी। इसके अंदर भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, मनी मैन के साथ ट्रेड करें। हम बहुत सी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखने वाले हैं। और मैं बताता चलूँ कि अगर आपने ये वीडियो सुन ली है और आपके ज़हन में सवालात आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में भी सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पहली फुर्सत में आपको जवाब देंगे। उसके बाद हम आपको जो भी दोस्त हमारे इस कोर्स को ख़रीदेंगे उनको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, वो वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये चूँकि फॉरेक्स मार्केट है और ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, और दुनिया के अंदर जितने भी कारोबार हैं सबसे बेहतरीन और सबसे तेज़ी से कमाई का ज़रिया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी बताया, कि इसको सीख लिया जाए और इस पर कुछ टाइम स्पेंड किया जाए। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ के अंदर आपको एक कामयाब ट्रेडर के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, और जल्द ही अगली वीडियोज़ आपके सामने आने वाली हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो, हमें अच्छी तरह अर्निंग करने, ट्रेडिंग को समझने और इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।